हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। सीटेट की परीक्षा खत्म हो चुकी है और सभी विद्यार्थी अपने घर आ चुके हैं। सभी अपने अपने आंसर कीज में लगे हुए हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इसी वजह से हमने भी सोचा कि कुछ आज अलग करते हैं। हालांकि हमने सीटेट का कोई बैच प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को कम से कम आंसर कीज तो प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसके बाद उनको थोड़ी राहत मिल सके। इंशाल्लाह अगले बार से कोशिश किया जाएगा कि एक नया बैच स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम सीटेट की पूरी क्लास लेंगे और सारे कोर्सेज को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम पहले सीडीपी के आंसर कीज को देख लेते हैं, जो इस बार सीटेट में पूछे गए थे चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन से। तो चलिए आज हम सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से हम आगे अपने दूसरे वीडियो में सोशल साइंस को भी हम देखेंगे। सोशल साइंस के भी पोर्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप जीएस विद नवाज में मेरी यह उम्मीद है कि आप सबसे सटीक आंसर पाएंगे। सबसे सटीक आंसर पाने के लिए आप जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जीएस विद नवाज एक सटीक आंसर प्रोवाइड कराएगा आपको इस बार सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो सीडीपी में पूछा गया था सीटेट जुलाई 2024 में, वह कैसा है और क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है, वह है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। पूछ रहा है कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को कैसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में आपका पहला ऑप्शन है इनोसेंट एंड डिपेंडेंट। क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो चिल्ड्रेन होंगे वह इनोसेंट एंड डिपेंडेंट होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यह रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लाइंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज। क्या वह केवल कंज्यूमिंग नॉलेज के लिए ही कैपेबल होंगे? तो यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है आपका नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, यानी वह नॉलेजेबल होंगे और मीनिंग मेकर, अर्थ निकालने वाले बच्चे होंगे। बिल्कुल सही होगा। यानी जो आपका सीडीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन्स आर परसीव्ड एज नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे सवाल पर देखें तो दूसरा सवाल है फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, यानी कि जो स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाता है एक कक्षा में, वह कब ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो फीडबैक है वह कंपैरेटिव रैंक देता है स्टूडेंट्स को, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं इट ऑकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी लर्निंग के समय भी और लर्निंग के बाद भी फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, वह सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये सही है आपका। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें एक खेल जरूर यहाँ पे सीडीपी के जो पेपर सेट करते हैं वो देखते हैं कि आप चारों ऑप्शंस को देख रहे हैं या फिर सिर्फ दो ही ऑप्शन को पढ़ करके और आपने ट्रिक लगा दिया है। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, जो सबसे सटीक हो उस पर आप चूज करिए, उसको आप राइट आंसर चूज करिए। थर्ड ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन व्हाट द चिल्ड्रन कैन नॉट बी रेदर देन व्हाट दे डू। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि चिल्ड्रन को वो नहीं करना चाहिए दिया हुआ है, वो करना चाहिए। और जो फोर्थ ऑप्शन है इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो फीडबैक आप स्टूडेंट को देते हैं क्लासरूम में, एक टीचर फीडबैक जो देता है वह किस पे आधारित होता है। तो एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर जो एग्जाम होते हैं उसके लिए फीडबैक दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का इट ऑकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, ये हमारा सही साबित होगा। यानी सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वह राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो असर्शन और रीजनिंग का सवाल है। इसमें हम ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ असर्शन और रीजन के आधार पर आपको बताएंगे और आप अपने पेपर में देखिए क्या आपने सही किया है। आप कितने आंसर सही किए हुए हैं ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका सीडीपी
30 क्वेश्चंस में कितने सवाल सही हो रहे हैं। जो भी हमारे सीडीपी के हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो इस बार सीटेट दिए हुए हैं, वह जरूर बताएं। थर्ड जो क्वेश्चन है वह है असर्शन। ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू कंफर्म द जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस टू फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है। यानी ये जो असर्शन है वह कह रहा है कि जब एडोलसेंस की पीरियड होती है, जब बच्चा एडोलसेंस की पीरियड में जाता है, एडोलसेंस के स्टेज में जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके ऊपर वो कन्वेंशंस को फॉलो करने होते हैं जो एक फीमेल यानी जो एक फीमेल अपने स्टेज में करती है और एक मेल अपने एडोलसेंस स्टेज में करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है वह रीजन जो दिया गया है इसका वह है जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। यानी जो जेंडर और जेंडर रोल्स हैं क्या वह बायोलॉजिकली डिटरमाइंड किए जाते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो जेंडर और जेंडर रोल है वह सोशली डिटरमाइंड होते हैं और जो सेक्स होता है और सेक्स रोल्स होते हैं वह बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं। तो यानी हम इसमें कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। यानी हम कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आप देख लीजिएगा अपने पेपर में आपने क्या लगाया हुआ है। अगर आपने इस तरीके से लगाया हुआ है कि असर्शन सही है और रीजन गलत है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह सवाल है जिसमें सुनीता ए 12-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटी। बोथ हर पेरेंट्स आर accomplished singers and they sent her for voice training after schools। यानी एक सुनीता जो 12 साल की लड़की है वह म्यूजिक एबिलिटी में एक्सेप्शनल है और उसके जो माता पिता हैं वह भी एक अच्छे सिंगर रह चुके हैं। वह कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता के जो माता पिता हैं वह उसको क्लास के बाद से एक्स्ट्रा क्लास के लिए भेजते हैं किससे? वॉइस ट्रेनिंग के लिए। तो यह जो कैपेबिलिटी है सुनीता की वह किस रूप में दर्शाई जाएगी? वह किस रूप में किसके इंटरेक्शन के बाद से जो रिजल्ट आया है वह सुनीता के सिंगिंग परफॉर्मेंस को बेटर किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वह है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक मेकअप। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कह रहा है कि जो सुनीता की जो एबिलिटी है, म्यूजिक एबिलिटी, वह किस रूप में आई है। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि जिसमें बता रहा है कि जो सुनीता के माँ बाप हैं वह भी एक अच्छे सिंगर रह चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पे किसके इंटरेक्शन से आएगा? तो वह होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सी होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। यानी जो सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है वह ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें नॉर्मल से कुछ बेहतर डेवलपमेंट हो पाता है। जो किसके लिए जाना जाता है? स्पेशली वह नॉर्मल डेवलपमेंट से एवं जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एथनिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड हेरिडिटी फैक्टर। आप इसमें देख रहे हैं कि जो 3 है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एथनिक फैक्टर और हेरिडिटी फैक्टर, ये बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल सेंस में दिया हुआ है और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये अलग है। तो इसके लिए हम कहेंगे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वह भी सी ऑप्शन होगा, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वह है कि इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट टीचर शुड। यानी कि जो बच्चों में टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आस्क ओनली क्वेश्चंस व्हिच कैरी सिंगल आंसर्स। यानी बच्चों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो सिर्फ सिंगल आंसर रख सके। बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस। यानी बच्चों को क्वेश्चंस और डाउट्स पूछने से डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज तो हमें किसी सेंस में नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन है गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। यानी कि बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे बच्चों में इंटरफेरेंस पैदा हो और क्या हो, एक्सप्लेनेशन हो, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, कई एक्सप्लेनेशंस दिए जा सकें। तो ऑप्शन सी इसमें भी ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑप्शन नंबर सी होगा और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो सीटीबी में इस बार सीटेट जुलाई 2024 में पूछे गए थे। तो जो 7वां क्वेश्चन है वह है ए टीचर आस्क्ड हरसेल्फ हाउ कैन आई इंप्रूव experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes. Which intelligence is she trying to promote in students? यानी कि एक टीचर है वह अपने आप से सवाल कर रही है कि मैं बच्चों में classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes. यानी कि वह जो टीचर है वह बच्चों में कौन से इंटेलिजेंस को डालना चाहेगी, कौन से इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड कराना चाहेगी बच्चों को, जिससे बच्चे क्या करें कि किसी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट को पहचान सके और उसको क्लासिफाई कर सके। तो वह कौन सा इंटेलिजेंस होगा? आपने 9 इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, अगर सीडीपी आपने जो क्लासेस किए होंगे उसमें बताया गया होगा। तो जो 9 इंटेलिजेंस है उसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी लैंग्वेज बेस्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये भी गलत हो जाएगा, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट ये सही है, बॉडी का इनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के द्वारा बच्चे क्या करेंगे कि इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इंपैक्ट ए स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यूज एबिलिटी। यानी कि बच्चों के अंदर मास्टरी गोल इंपैक्ट को कैसे सेट किया जा सकता है। कौन सा जो मोटिवेशन है वह बच्चों को मास्टरी लर्निंग के तरफ लेकर जाएगा। तो मास्टरी लर्निंग के तरफ ले जाने वाली जो मोटिवेशन होगी वह होगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन देख लेते हैं। इट ऑफन इंप्लाइज इनहैंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दिया गया है लेकिन क्या है? बिलीफ इन एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी ये नहीं होगा। आप बी ऑप्शन देख लेते हैं। It often implies enhanced intrinsic motivation and belief in the incremental view of ability। क्या होगा? incremental view of ability। अब जो 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वह मास्टरी लर्निंग के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे बच्चों को। तो ये 2 ऑप्शन आप सी और डी छोड़ देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। और आपका ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन बी, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जिसमें दिया गया है इट ऑफन इंप्लाइज इनहैंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है वह छोटा है, थोड़ी लिखने में परेशानी हो सकती है और आपको जो क्वेश्चंस हैं वह 2 ही क्वेश्चंस एक बोर्ड पे आ रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको भी ठीक कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन 9 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह है रमा इज ए टीचर हु इज इंप्लीमेंटिंग वाइगॉट्स्की थ्योरी इन हर क्लासरूम एंड शी असाइन्ड हर स्टूडेंट्स टू वर्क इन द ग्रुप टू कंप्लीट ए चैलेंजिंग टास्क। During the task, one student struggled to understand the key concept. What should be the most effective way for the Rama to help this student? यानी जो रमा एक जो टीचर है वह अपने क्लासरूम में वाइगॉट्स्की थ्योरी जो क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, उसमें वह बच्चों को क्या कर रही है कि एक ग्रुप में एक टास्क को दे रही है और बच्चे कर रहे हैं। उसमें जो एक बच्चा है वह कहीं ना कहीं उसको की कंसेप्ट को समझने में डिफिकल्टी हो रही है। तो रमा को कौन सा मेथड एम्प्लाई करना चाहिए जिससे बच्चे को आसानी से वह की कंसेप्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर्स टू द प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन। यानी बच्चे को यानी छात्र को आंसर बता देना ताकि जो और भी छात्र हैं वह आसानी से आगे बढ़ सके। गलत हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर 2 पे आते हैं। आंसर नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। सही हो सकता है। थर्ड देखते हैं असाइन ए डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे को दूसरा टास्क दे देना चाहिए। गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक नीडेड
व्हाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो अदर ग्रुप मेंबर्स है उनको तैयार करना चाहिए, उनके द्वारा उस बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको आंसर बताना चाहिए जो ग्रुप के मेंबर्स हैं। यानी कि बी और डी दोनों सही हो सकते हैं, जिसमें जो डी है वह राइट आंसर होगा, यानी जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी ऑप्शन होगा उसको हम जो कंप्यूटर महाशय हैं उनको हम क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जो असर्शन और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कह रहा है टीचर शुड इनकरेज डिबेट, डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी टीचर को, एक शिक्षक को छात्रों के बीच में क्या कोलैबोरेशन, डिबेट और डिस्कशन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। वहीं अगर रीजन पे आते हैं तो रीजन में जो लिखा गया है कि नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, इनएक्टिव प्रोसेस यहीं पे गलत हो जाएगा। नॉलेज प्रोडक्शन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर शुड इनकरेज डिबेट, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। इस बार का जो सीडीबी का जो पोर्शन था वह काफी आसान दिया हुआ था और इस बार का जो सीटेट का पेपर है वह बहुत ही, इसका जो लेवल है वह आसान दिया हुआ था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट, यानी जो स्टेबिलिटी इन इमोशन, जो इमोशन में, पर्सनालिटी में और सोशल रिलेशनशिप में जो चेंज और स्टेबिलिटी आती है वह किसके थ्रू आती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू, गलत हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू, ये एक तरीके से सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये गलत है। और साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इमोशन, पर्सनालिटी और सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन सी पे अपना जो ऑप्शन क्लिक किया हुआ है वह ऑप्शन सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब अल्टरनेट कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एक टीचर के अंदर पाए जाते हैं गुण, जो क्या करता है कि वह डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कल्चरली मोटिवेट करता है, कल्चरली जोड़ता है, कोलैबोरेट करता है। वह कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। इंटेंशनल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एडाप्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ए, बी एंड सी मींस आपके जो ऑप्शन में ए, बी, सी दिया होगा तो आपने अगर उस पर क्लिक किया हुआ है, उस पर टिक लगाया हुआ है तो ऑप्शन नंबर वह सही है जिसमें ए, बी और सी तीनों सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन और रीजन का है। क्वेश्चन नंबर 13 जो असर्शन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क व्हिच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम। क्या बच्चों को सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट और लर्निंग आउटकम के लिए पढ़ाना चाहिए स्कूल में, ये गलत हो जाएगा। असर्शन भी गलत है। रीजन देख लेते हैं। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, क्या लर्निंग जो है वो टाइटली सीक्वेंशियल और हायरार्किकल है। तो ए और रीजन यानी असर्शन एंड रीजनिंग दोनों क्या है यहां पर गलत हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा मींस ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स, वह आपका आंसर सही होगा। अब आंसर नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अकॉर्डिंग टू लेव बाइगॉट्स्की, जो लेव बाइगॉट्स्की थ्योरी आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी सीडीपी में। तो जो अकॉर्डिंग टू लेव बाइगॉट्स्की है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लेव बाइगॉट्स्की के अनुसार लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। तो इसमें हम देखते हैं लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। थॉट शेप चेंजेस, गलत हो जाएगा। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वह एक बार देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो लैंग्वेज और थॉट है वह एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड मैच। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्टली पेयर्ड है।
पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है नॉन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर। एंड ऑप्शन नंबर डी है समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट नॉन रिटेन बिहेवियर। तो समेटिव असेसमेंट में नॉन रिटेन जो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट इन क्लासरूम। कौन सा हम तरीका अपनाएंगे जो विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होंगे, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होंगे, जिनके आंख से कम दिखता होगा, जिनके आंख से नहीं दिखता होगा, वह उनके लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे जो उनके जो शिक्षण विधि होंगे उसमें वह बाधा डालेंगे। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, सही हो जाएगा ये। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये आपका एक गलत आंसर है। रेज्ड लाइंस ड्राइंग एंड मैप, सही हो जाएगा। टेक्टाइल मॉडल ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हम प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स अगर हम विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को दे दे तो वो पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, कोलबर्ग से रिलेटेड है, उसमें सिर्फ मैंने आंसर लिखने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कह रहा है विच मेथड डिड लॉरेंस कोलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी वह किस बेस पर दिया था। तो वह इसका जो ऑप्शन होगा वह देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रेन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस। यानी कि बच्चों के मोरल डिलेमास को एनालाइज करना और उनको देना और एनालाइज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वह कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग से रिलेटेड है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में आप समझ सकते हैं कि आप क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होता है वह किस चीज की तरफ रुख करता है, डिस्कवरी, मीनिंगलेस, रोट और रिसेप्टिव। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग कह रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग आप देख सकते हैं जिसमें क्या होता है कि हम तरह तरह के खोज करते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन ए है यानी डिस्कवरी, वह सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है डिस्कवरी या क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू। यानी कि जो स्टूडेंट्स डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, डिसलेक्सिया यानी कि जो न्यूरो डिसऑर्डर है उससे अगर वह स्टूडेंट पीड़ित हैं तो उनको किस विधि से पढ़ाना चाहिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है यह। थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग यानी कि बच्चों को बोल बोल करके पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं उनको हम अगर बोल बोल करके पढ़ाते हैं तो वे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए, थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जीन पियाजेट से रिलेटेड है। जीन पियाजेट को आप जानते ही हैं कि उन्होंने जो बच्चों के जो स्टेज हैं, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है उसको 4 स्टेज में बांट दिया है। बच्चों का जो डेवलपमेंट है 4 स्टेज में होता है। कौन कौन सा, इन्फेंसी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें जीन पियाजेट जो है क्वेश्चन नंबर 20 जीन पियाजेट से रिलेटेड है। जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंप्लीकेट्स दैट, अभी मैंने बताया, यानी कह रहा है कि जीन पियाजेट जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वह किस तरफ इंप्लीकेट करता है, क्या दिशा निर्देश देता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है, बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवार्ड पनिशमेंट। रिवार्ड पनिशमेंट का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है जीन पियाजेट में, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
कंसेप्ट शुड बी टॉट इन ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, यानी कि जो जीन पियाजेट है उन्होंने बच्चों को 4 भागों में, बच्चों की जो एज है उनको 4 ग्रुप में बांट दिया था। बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा वह 4 भागों में होगा। इन्फेंसी जो 0 से 2 साल की होती है, प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल का होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 साल का होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो कब होता है, एबव 11 ईयर्स, यानी जब एडोलसेंस को पार करता है वो फॉर्मल ऑपरेशन में जाता है। कॉग्निटिव थिंकिंग वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, वह ऑप्शन सही होगा, जो है करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, यानी बच्चों के एज ग्रुप और उनके माइंड के स्टेज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को क्या करना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए। सीटेट वाले बच्चे अब फ्री होंगे और अब उम्मीद होगी कि आप अगले जो स्टेट के जो कंपटीशंस होंगे टीचिंग के लिए, सरकार भर्ती निकाले और उसमें आपका जो नंबर आए वह अच्छा आए और आप सही नंबर से एक किसी परफेक्ट टीचर के रूप में कहीं ना कहीं जॉब पा सके। तो चलिए आज हम देखते हैं जो सीटेट सीडीपी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यू आर ए टीचर who wants to help your student develop metacognitive skill, which of the following strategy is most likely to foster this type of thinking, यानी कि आप अगर एक टीचर हैं, एक सभ्य टीचर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, तो बच्चों में मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। चारों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ वैलिडेटिव फीडबैक, गलत हो जाएगा। क्वालिटेटिव फीडबैक, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, सही हो जाएगा ये। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, समराइज्ड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे क्या मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप करने के लिए बच्चों में, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्ड मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सीटीपी का पोर्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन बी यानी कि इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत नजदीक है हम सीडीपी को पार करने के लिए, और उम्मीद होगी कि इस बार के जो अभ्यर्थी होंगे वह जरूर ना जरूर सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा को पास करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्डाइज परीक्षा है जो पूरे देश में जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होगी जो सरकार निकालती है उसमें वह एलिजिबल होंगे उस परीक्षा को देने के लिए और एक परफेक्ट और अच्छा टीचर बनने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म के मींस यानी स्वालीनता, ऑटिज्म मींस होता है स्वालीनता, स्वालीनता को लेकर के कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है ऑल ऑटिस्टिक पीपुल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, चलिए ठीक है मान लेते हैं एक या एक से अधिक भी हो सकता है। ऑटिज्म इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये सही होगा। ऑटिज्म इज काज्ड सोलेली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्ड विद एज, यानी कि ऑटिज्म को एज के हिसाब से क्योर नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसमें हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो है ऑटिज्म इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चंस को लिखने में क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा मार्कर है वह भी थोड़ी सी दगाबाजी कर रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे भी हम 30 क्वेश्चंस को पार कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो क्वेश्चन नंबर 23 है वह कह रहा है एक की कम्युनलिटी इन पियाजेट एंड वाइगॉट्स्की थ्योरी इज, यानी कि जो पियाजेट और वाइगॉट्स्की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सीडीपी में, उसमें क्या कम्युनलिटी है, क्या समानता दिख रही है। पहला ऑप्शन है देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट,
सही है कि हाँ उनके व्यूज। और क्वेश्चन नंबर 26 को भी देख लेते हैं। बहुत ही जल्द ये हमारा जो सीडीपी का पोर्शन है वो कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद से आप जरूर सोशल साइंस का जो भी पोर्शन है वह भी देखना है हमारे चैनल से ना भूलें, क्योंकि हम जो सोशल साइंस का भी पोर्शन है, तो सोशल साइंस के भी पोर्शन को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद से। तो आप इस वीडियो के बाद सोशल साइंस के भी पोर्शन को भी देखना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एसर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ है। एसर्शन जो हम देख लेते हैं, एसर्शन है इन एशियन कल्चर विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर एंड डिस्करेज एंड सेम इज इनकरेज। यानी कि जो हमारा जो एशियन कल्चर है, एशियन कल्चर में हम क्या करते हैं, सोशल हार्मनी को बढ़ावा देते हैं, और क्या करते हैं कि एंगर को डिस्करेज करके हम सेम को इनकरेज करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें ये करते वक्त शर्म नहीं आई, तुम्हें फलाना काम करते वक्त शर्म नहीं आई। ये बिल्कुल सही है, एसर्शन हमारा सही हो जाएगा। जो दूसरा है वह है, दूसरा जो रीजन है वह कह रहा है कि इमोशन आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले रोल इन लर्निंग। क्या इमोशन लर्निंग में रोल प्ले नहीं करता है? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हमारा जो भी ऑप्शन होगा जिसमें आप देखिएगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स है, वह ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हाउ आर चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। यानी कि जो जीन पियाजेट के द्वारा जो लर्निंग थ्योरी दी गई, जीन पियाजेट ने जो लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने जो बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उनको 4 स्टेजेज में बांट दिए। कौन कौन से स्टेजेज में? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर यानी जो बच्चे हैं वो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इनके जो स्टेजेज हैं, डिफरेंट चाइल्ड स्टेजेज हैं, वह बच्चे उसमें एडल्ट से कैसे डिफरेंट हैं। आप बताइए, जो छोटे बच्चे होंगे क्या उनके अंदर कॉग्निटिव जो उनका जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होगा वो उनमें डेवलप होगा? नहीं होगा। यानी हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो थिंकिंग होगी वह एडल्ट के थिंकिंग में, यानी एडल्ट की जो क्वालिटेटिव थिंकिंग होगी उसमें उससे कम होगी। यानी हम इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। यानी बच्चों की जो क्वालिटेटिव थिंकिंग होगी वह बड़ों से कम होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वही क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इसका सिर्फ आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो प्रोमोट करता है किसको? एनालिटिकल थिंकिंग को। एनालिटिकल थिंकिंग इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, व्हाट आर द वेरियस काजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग के लिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज, इंडिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो अदर 3 ऑप्शन थे उसमें लिखा गया था कि इंडिया की राजधानी क्या है। ये कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इसका जवाब भी एनालिटिकल वे में नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन था कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इसका कोई एनालिटिकल जवाब नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन था वो भी एनालिटिकल नहीं था। फोर्थ जो ऑप्शन है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ये एनालिटिकल आंसर, एनालिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप कर सकता है। चलिए अब हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और 2 क्वेश्चन हम आराम से इस बुकलेट से ही सॉल्व कर लेते हैं। बुकलेट में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन से जो क्वेश्चन नंबर 29 जुड़ा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, और 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इंक्लूसिव क्लासरूम रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एंड एट सेम टाइम। क्या सभी बच्चे सेम रेट से सेम टाइम में सीखते हैं? गलत ऑप्शन हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। सेकेंड ऑप्शन है कि इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रेन को ही केटर करता है, ऑफर करता है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर मीन ऑफ ऑफर डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि अगर क्लासरूम में कोई इंडिविजुअल डिफरेंस है वह तो
इंक्लूसिव क्लासरूम में उनको इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर उनको अलग से कुछ पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का 3 भी सही हमें दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 29 का 4 ऑप्शन जो है कि इंक्लूसिव क्लासरूम एम्स टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रेन, यानी ये भी सवाल का जवाब सही हो सकता है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर मीन्ड टू ऑफर डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम वह है जिसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर उनको कुछ डिफरेंशियल क्या किया जाए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से सोशल साइंस का भी आपको आंसर की दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एसर्शन और रीजन है। एसर्शन देख लेते हैं, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और डिस्कशन के लिए, जिसमें एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स के साथ साथ डिस्कशन हो और एक्सपेरिमेंटेशन हो। राइट ऑप्शन है, एसर्शन सही है। और रीजन देख लेते हैं, रीजन है ए कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रेन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स, यानी कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस, एक रचनावादी डीलिंग होगा, एक रचनावादी तरीका होगा बच्चों के मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, उनसे डील करने के लिए। टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स, उनके मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल्स को प्रोवाइड कराना क्या एक रचनावादी तरीका होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि इसमें हम कहेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये रहा हमारा आज का सीटेट का सीडीपी पोर्शन, जो आपके सीटेट जुलाई 2024 में पूछे गए प्रश्न थे, और इसके सबसे सटीक आंसर जो आपको मिला है वह आपको जीएस विद नवाज पे मिल रहा है। और आप इसी चैनल के द्वारा सबसे सटीक आंसर बहुत जल्द आपको मिलेगा सोशल साइंस पोर्शन का। तो आप सोशल साइंस पोर्शन के सबसे सटीक आंसर्स पाने के लिए आप जीएस विद नवाज को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जल्द मिलते हैं सोशल साइंस पोर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।